गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जनरली अगर हम बात करें तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं जब, तो उस दौरान जो भी खर्चा उसके ऊपर किया जाता है, यानी कि एक फर्म के द्वारा जितनी भी फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर जितना भी टोटल इन टर्म ऑफ मनी, यानी मनी के रूप में जो भी साधन लागत हैं, जो भी साधन है हमारे, उनके ऊपर जो खर्चा करते हैं, और जो नॉन साधन है, जो नॉन फैक्टर इनपुट है, जो गैर साधन आगत है, उनके ऊपर, साधन आगत के ऊपर जो खर्चा करते हैं और गैर साधन आगत के ऊपर जो खर्चा करते हैं, उसके टोटल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने में प्रोडक्शन प्रोसेस को फुलफिल करने में जो भी खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉस्ट। चलिए दोस्तों, ये तो थी कॉस्ट की बात। अब आगे बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर जनरली इसको बोल सकते हैं काइंड्स या टाइप्स। कॉस्ट के टाइप कितनी तरह की होती है कॉस्ट, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मॉनेटरी कॉस्ट की। किसकी बात करते हैं? मॉनेटरी कॉस्ट। ये क्या होती है दोस्तों? यानी किसी वस्तु का उत्पादन करने में जितने भी हम मौद्रिक खर्चे करते हैं, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर इन टर्म ऑफ मनी, ऑल एक्सपेंडिचर इन टर्म ऑफ मनी, उन सब का टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मॉनेटरी कॉस्ट आ जाएगी। मौद्रिक लागत क्या होती है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने में हम जो जितना भी मौद्रिक खर्च करते हैं उस चीज के ऊपर, ठीक है, जैसे ये मार्कर बना तो इस मार्कर को बनाने में जितना भी पैसा हमने खर्च किया तो वो इन कैश के रूप में वो क्या होता है? मॉनेटरी कॉस्ट होती है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करते हैं रियल कॉस्ट की। सेकंड हमारे पास आती है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट ये क्या होती है दोस्तों? ये एक सब्जेक्टिव फैक्टर होता है। क्या होता है? ये एक सब्जेक्टिव फैक्टर होता है, इसका कैश से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि जब एक प्रोड्यूसर जो है वो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है तो उस टाइम उसे जो मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है, जो दुख दर्द उसे उठाने पड़ते हैं, जो तकलीफें उसे उठानी पड़ती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल कॉस्ट बोलते हैं। उन्हीं दुख तकलीफ पीड़ा को, उसने आराम का त्याग किया, उस सारी चीज़ों को, यानी कि प्रोडक्शन करने में एक व्यक्ति को क्या उठानी पड़ती है? मानसिक परेशानी, कष्ट उठाने पड़ते हैं उसको, ठीक है ना। काम करता है तो उसको आराम का त्याग करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? रियल कॉस्ट होती है। क्या होती है? रियल कॉस्ट होती है। चलिए, फिर इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग कॉस्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी?
अकाउंटिंग कॉस्ट या बिजनेस कॉस्ट, लेखांकन कॉस्ट इसको बोलते हैं या व्यवसायिक लागत इसको बोलते हैं, लेखांकन लागत या व्यवसायिक लागत इसको बोलते हैं। ये क्या होती है दोस्तों अकाउंटिंग कॉस्ट? अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि वो लागत जो एक फर्म कैश के रूप में फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर खर्च करती है। किसके रूप में? कैश के रूप में जब कोई फर्म फैक्टर इनपुट के ऊपर और नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर जब कोई पैसा खर्च किया जाता है तो उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट शामिल होती है। कौन कौन सी होती है जिसको बोलते हैं? सबसे पहले तो इसके अंदर होती है रियल कॉस्ट, फिर इसके अंदर होती है अटेन कॉस्ट, ठीक है, फिर इसके अंदर होती है एब्सोल्यूट कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट किसके अंदर काउंट होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर काउंट होती है दोस्तों। अकाउंटिंग कॉस्ट एक बार फिर जान लेते हैं क्या होती है कि जो भी पैसा हम कैश के रूप में फैक्टर इनपुट के ऊपर और नॉन फैक्टर इनपुट के ऊपर जो भी हम खर्चा करते हैं वो क्या होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट या बिजनेस कॉस्ट होती है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट या इसको और अलग अलग कौन कौन से नामों से जाना जा सकता है वो है, सबसे पहले रियल कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, अटेन कॉस्ट भी बोलते हैं यानी प्राप्ति लागत, फिर इसके बाद में एब्सोल्यूट कॉस्ट यानी निरपेक्ष लागत, फिर इसके बाद में डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्रत्यक्ष लागत। ये सारी इसके ही नाम हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं सबसे जो जरूरी कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। अगली जो कॉस्ट हमारे पास आती है वो आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या आती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, अवसर लागत जिसको बोलते हैं। अवसर लागत को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो यह क्या होती है? दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत होती है, जिसको वैकल्पिक लागत भी बोलते हैं। यानी दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प जिसका हमने त्याग कर दिया उसकी लागत क्या कहलाएगी? अवसर लागत कहलाएगी, ठीक है ना। अगर तुलना की जाए, मान लो हमारे पास दो अवसर हैं, या हम एग्जांपल लें कि एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है और उसके अंदर वो दो चीज़ों को पैदा कर सकता है। कौन कौन सी? यानी राइस को और व्हीट को, चावल को और गेहूं को वो पैदा कर सकता है। अगर वो चावल को पैदा करता है तो उसे गेहूं का त्याग करना पड़ेगा, और अगर वो गेहूं को त्याग करता है तो उसे चावल को पैदा करना पड़ेगा। यानी एक चीज को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो वो किसान क्या करता है, इस 1 एकड़ भूमि के अंदर क्या करता है? राइस का प्रोडक्शन करने का डिसीजन ले लेता है। उसने सेक्रीफाइस किसका किया? व्हीट का उसने सेक्रीफाइस किया। मान लो जो व्हीट का उसने सेक्रीफाइस किया उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत थी मान लो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये उसकी कीमत थी। तो अगर हम बात करें कि चावल की जो राइस है उसकी जो अवसर लागत है वो क्या होगी, तो चावल की जो अवसर लागत है वो गेहूं के 20,000 रुपये क्या होगी? चावल की अवसर लागत होगी। दूसरे तरीके से अगर इसको देखें तो देखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। मान लो मैं एक टीचर हूं और मैं किसी कॉलेज के अंदर जॉब कर रहा हूं। मान लो मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है। अब मुझे कहीं और भी ऑफर मिल रहा है, यानी कि अगर आप इस जॉब को छोड़ते हो तो आपको 25,000 रुपये की जॉब मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा? इस जॉब को छोड़ दूंगा।
क्योंकि मेरे पास एक दूसरा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑफर है मेरे पास। यानी अब मैंने इस जॉब को छोड़ा और इस जॉब को प्राप्त किया, तो इस जॉब की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होगी, यानी कि मैंने 25,000 रुपये के लिए 20,000 रुपये का त्याग कर दिया, तो इन 25,000 रुपये की अवसर लागत क्या है, ये 20,000 रुपये है। समझ में आई बात? ये 20,000 रुपये क्या है, इन 25,000 रुपये वाली जॉब की अवसर लागत है ये, जिसका मैं सेक्रीफाइस करके आया हूँ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। या चलो इसको डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम भी होता है इसका अवसर लागत का। मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया राइस, यहाँ पर लिख दिया व्हीट, ये A1 O X Y। क्लियर? हमारे पास जो लैंड है वो फिक्स है, कितनी है, एक मिनट, जो लैंड है हमारे पास वो फिक्स है, कितनी, उसके अंदर 2 प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं हम। कौन कौन से? राइस और दूसरा कौन सा है, व्हीट। ये 2 प्रोडक्ट है मेरे पास। इन दोनों में से अगर मान लो राइस का प्रोडक्शन करता हूं तो मुझे मिलते हैं 25,000 रुपये इस 1 एकड़ भूमि के अंदर, और अगर मैं व्हीट का प्रोडक्शन करता हूं तो मुझे मिलते हैं 20,000 रुपीज, 20,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि अगर मैं ओ से लेकर A1 व्हीट का प्रोडक्शन करता हूं तो मुझे OA राइस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं OA राइस का प्रोडक्शन करता हूं तो मुझे व्हीट का OA1 त्याग करना पड़ेगा। यानी इन दोनों में से 2 ऑप्शन है मेरे पास, दोनों में से मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं। जिसको मैं चूज करूंगा उसकी अवसर लागत बतानी होती है हमारी को। मान लो मैंने चूज कर लिया ये बड़ा ऑप्शन कि मैं राइस का प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, 25,000 रुपये मिल रहे हैं इस एक खेत में। ठीक है ना? 1 एकड़ भूमि पर अगर मैं चावल को बोता हूँ तो मुझे पैदावार होती है 25,000 रुपये की। ठीक है ना? अब राइस की अवसर लागत अगर कोई पूछ ले तो राइस की अवसर लागत क्या है, हमने राइस के प्रोडक्शन के लिए व्हीट का सेक्रीफाइस किया है, तो व्हीट की जो भी वैल्यू होगी वो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। व्हीट की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये है, तो चावल की अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो वो क्या है, व्हीट की 20,000 रुपये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, किसकी, राइस की। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या है आगे, इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत क्या होती है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना? इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो आप कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हो और आपकी कॉलेज के अंदर जो फीस है वो 6,000 रुपये है। ठीक है ना? इसको मान लेते हैं हम मॉनेटरी कॉस्ट, जो कैश के रूप में हम देते हैं। ठीक है? 1 ईयर का टाइम पीरियड है दोस्तों। ठीक है ना? क्या है, 1 ईयर का टाइम पीरियड है। 1 ईयर के अंदर जो है मुझे स्टडी करनी है, किसके अंदर, कॉलेज के अंदर। जब मैं 1 साल पूरा पढ़ता हूँ वहां पर, तो मतलब कि मैं और कहीं पर कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है ना कि अगर मैं कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा हूँ तो मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता, है ना? तो मैंने क्या कर दिया, मान लो अगर मैं कॉलेज में ना पढ़ता तो मेरे ये 6,000 रुपये तो बच जाते। ठीक है ना? ये बच जाते,
और मान लो मैं कहीं जॉब करता तो मुझे 5,000 रुपये की अर्निंग एक साल के अंदर हो जाती, या मेरे पास ऑप्शन था कि इन 6,000 रुपये को मैं कॉलेज की फीस ना देकर, पढ़ाई ना करके इनको ब्याज के ऊपर दे दूं, तो मुझे एक साल का 300 रुपये जो है ब्याज प्राप्त भी हो जाता। यही होता है ना। यानी एक एग्जाम्पल लिया था हमने कॉलेज का, कि एक स्टूडेंट है जो कॉलेज के अंदर एक साल के लिए पढ़ता है, उसकी फीस 6,000 रुपये है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी कॉस्ट। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की, आर्थिक लागत क्या होती है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक साल कॉलेज में ना पढ़ूं तो क्या होगा, मेरे 6,000 रुपये तो ये बच जाएंगे। उसके अलावा मैं क्या कर सकता था, एक साल कहीं जॉब करके 5,000 रुपये कमा सकता था, जिसका मैंने त्याग किया है किसके लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए। या फिर मैं इन 6,000 रुपये को ब्याज पर दे सकता था और 300 रुपये ब्याज कमा सकता था। ठीक है ना। यानी कि अब इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर इन सारी कॉस्ट को जोड़ देते हैं दोस्तों हम। 6,000 रुपये ये जोड़ देंगे, प्लस 5,000 रुपये ये जोड़ देंगे, प्लस 300 रुपये ये जोड़ देंगे। कितना आया, 11,300 रुपये। ठीक है ना। तो ये 11,300 रुपये ये क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या होती है ये, इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। इसके अंदर दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट भी शामिल होती है। यानी कि अगर इकोनॉमिक कॉस्ट को हम लिखें कि क्या होती है ये, इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो ये क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों इकोनॉमिक कॉस्ट का, यानी कि अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना। और अब अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या शामिल होता है, हमने पहले अभी पढ़ा था। कौन कौन सी कॉस्ट होती है अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर, एक तो होती है रियल कॉस्ट, दूसरी अटेनेबल कॉस्ट, जिस प्राप्ति लागत जिसको बोलते हैं, उसके अलावा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, उसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट थी, और उसके अलावा एक और थी एब्सोल्यूट कॉस्ट। ये सारी को मिला के अकाउंटिंग कॉस्ट बनती है। ठीक है ना। और प्लस में इसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है, सामाजिक लागत। देखिए सामाजिक लागत वो होती है जो समाज को उठानी पड़ती है। यानी एक प्रोडक्शन प्रोसेस, मान लो हम जहाँ रहते हैं, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, उसके पास कोई एक फैक्ट्री लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक फैक्ट्री लगी हुई है। किसके पास, मान लो कोई एक विलेज है। ठीक है ना। इस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन से पहले क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस होगी। इस प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा इस गांव के ऊपर बुरा। क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो वेस्टेज होगा उसको वाटर, पीने योग्य पानी के अंदर मिला दिया जाएगा, जिससे पानी गंदा हो जाएगा। ये गांव वाले लोग उस पानी को पिएंगे और ये बीमार हो जाएंगे। यानी कि वो क्या है, सामाजिक लागत है। इस गांव का इस प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई रोल नहीं था, फिर भी इनको कुछ लागत उठानी पड़ रही है।
यानी कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस से क्या हुआ, शोर ध्वनि प्रदूषण हुआ, जिसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। यहाँ लोग गूंगे बहरे हो गए, ठीक है ना, गूंगे बहरे हो गए, बहरे हो गए तो जिसके कारण उनको इलाज करवाना पड़ा। इलाज करवाएंगे तो फ्री में तो कोई करता नहीं, फीस लेता है डॉक्टर। तो डॉक्टर को फीस किसने दी, इन्होंने दी। यानी समाज को बिना किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल किए ही कोई लागत जब उठानी पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषित होने से क्या होगा कि इस प्रोडक्शन प्रोसेस से जो धुआं निकलेगा, उस धुएं से लोगों के कपड़े खराब हो गए, सांस की बीमारी उनको हो गई, ठीक है ना, तो उनको लागत उठानी पड़ रही है। तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं सोशल कॉस्ट, जिसको कोई एक निजी व्यक्ति वहन नहीं करता। यानी कि जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो उसको पे नहीं करता। उसको पे कौन करता है, समाज, समाज पे करता है उसको, सोशल कॉस्ट इसीलिए बोलते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद में बात करते हैं प्राइवेट कॉस्ट की। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, निजी लागत क्या होती है, निजी लागत क्या होती है, वह लागत, यानी इसका एक फॉर्मूला भी होता है। यानी सोशल कॉस्ट में से अगर हम एक्सटर्नल कॉस्ट को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, प्राइवेट कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ओके, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वह लागत जो एक फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए खर्च करनी पड़ती है, ठीक है ना। कोई भी फर्म जो है वो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करती है, किसके ऊपर, फैक्टर, इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट, इन दोनों के ऊपर जो भी खर्चा करती है एक फर्म, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके अंदर भी दोस्तों दो कॉस्ट शामिल होती है, कौन कौन सी, इन दोनों कॉस्ट का हमने बहुत बार जिक्र कर लिया, लेकिन अभी इनको डिफाइन नहीं किया। आगे इसी के ऊपर बात करेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे और इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे। ये होती है स्पष्ट लागत, ठीक है, और ये होती है निहित लागत या स्वयं की लागत जिसको बोल देते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसके अंदर शामिल होती है, प्राइवेट कॉस्ट के अंदर। इन दोनों का टोटल होता है क्या, प्राइवेट कॉस्ट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। हमारे पास है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। स्पष्ट लागतें क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक फर्म को बाहर से जितने भी जो साधन है एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए, एक फर्म को बाहर से जितने भी साधन परचेज करने पड़ते हैं और उन परचेज करने के बदले में उनको पेमेंट करनी पड़ती है, उसी पेमेंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। मान लो किसी फर्म के पास कोई साधन नहीं है, ठीक है ना, खुद का नहीं है, उसको रेंट पर लेना पड़ रहा है, रेंट पर कोई फैक्टर लेना पड़ रहा है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी, इस फैक्टर को वो कुछ ना कुछ तो पेमेंट करेगा ना, कुछ ना कुछ तो इसको पेमेंट करेगा। और इसको अगर पेमेंट करेगा तो उस पेमेंट को क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये कौन कौन सी होती है, यानी लेबर हमारी खुद की नहीं होती, फर्म की नहीं होती, ये भी बाहर से लानी पड़ती है। फिर रॉ मटेरियल, ठीक है ना, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो खर्च किया गया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
यानी बाहर से जो भी चीज़ें हमने मंगवाई वस्तु का उत्पादन करने के लिए, वो सारी क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। क्या बोलते हैं उनको, स्पष्ट लागत बोलते हैं उनको। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर। इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, मान लो बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो एक फर्म के अपने खुद के होते हैं। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हो सकता है कि एक फर्म के पास क्या है, ट्रांसपोर्ट खुद का है, यानी कि तैयार माल को दूसरी जगह पहुंचाना है तो एक फर्म के पास खुद के पास साधन है, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कि लेबर, एक फर्म के पास खुद के पास है, ठीक है ना। या कोई भी ऐसा साधन जो स्वयं फर्म के पास होता है, या कोई टेक्निक होती है, ठीक है ना, या कोई मशीन हो सकती है, ठीक है ना। ये साधन क्या होते हैं, मान लो फर्म के खुद के हैं, इसके लिए फर्म को कोई पे नहीं करना। लेकिन अगर फर्म इन साधनों का स्वयं प्रयोग ना करे और इनको रेंट पर दे दे किसी और फर्म को, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगी, अर्निंग होगी, कुछ ना कुछ तो अर्निंग होगी ना। जब फर्म इन सब का खुद प्रयोग ना करे और इनको रेंट के ऊपर दे दे, तो ये साधनों से कमाई जो होगी, तो कुछ ना कुछ तो कमाई होगी। तो जब एक फर्म इन साधनों को रेंट पर ना देके खुद इनका यूज करती है और इनसे मिलने वाली जो आय थी उसका सैक्रिफाइस कर देती है, यानी इनको बाहर बेचकर वो पैसा कमा सकती थी, उसने उस चीज का सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है ना। तो वही सैक्रिफाइस क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, सैक्रिफाइस, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं निहित लागत। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर काइंड्स थे कॉस्ट के कुछ, जिनके बारे में हमने डीपली बात की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल, उनको हमने समझा। उसके बाद में थ्योरी ऑफ कॉस्ट को शुरू करेंगे। उससे पहले एक कॉस्ट फंक्शन होता है, उसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन जो हमें, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन था वैसे कॉस्ट फंक्शन है। ये क्या बताता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बीच में रिलेशन को शो करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। थ्योरीज ऑफ कॉस्ट का क्या होता है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। चलिए, इसको दो तरीके से हम पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो होता है तो होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर, इन दोनों के अंदर फर्क क्या होता है सर, फर्क इन दोनों के अंदर एक ही होता है बच्चे। क्या फर्क होता है, यहाँ पर जो कॉस्ट कर्व होती है वो होती है यू शेप की, ठीक है ना, यू आकार की होती है। यहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो एल शेप की होती है। बस इतना ही फर्क होता है दोनों के अंदर, ठीक है ना।
और फिर इसके बाद में ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। उसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इनके बारे में अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए और देखते रहिए सारी वीडियो को। प्रोडक्शन से वाला जो चैप्टर था, इससे पहले उसकी 4 वीडियो आ चुकी है, वो वीडियो देखिए, क्योंकि प्रोडक्शन थ्योरी और कॉस्ट थ्योरी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, आपस में इंटर रिलेटेड है ये दोनों, ठीक है ना, आपस में कनेक्टेड है। तो अगर वो पढ़ लोगे तो इसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।